हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। तो हमने कल तक क्या देखा था? प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि हम क्या कर रहे थे। हमने ग्लाइकोलाइसिस और अन्य कई सारे बायोलॉजिकल रिएक्शंस के बारे में अच्छे से जानकारी ली थी। पर आपको क्या पता है कि ये सब चीजें होती कहाँ हैं? मतलब कहाँ ये चीजें चल रही है? ये सब चीजें चलती है हमारे सबके प्यारे फ्रेंडली नेबरहुड माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ चलती है ये चीजें? माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया कुछ ऐसा दिखता है। बचपन से हम सीखते आ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। बचपन से मीन्स जब से हमको सेल और सेल जैसी चीज़ें आई लाइफ में, ये ऐसा कुछ दिखाई पड़ता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है दोस्तों। ठीक है, ये होती है आउटर मेम्ब्रेन और ये होती है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन्स की इन फोल्डिंग को कहा जाता है बच्चों क्रिस्टा। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रिस्टा। अब क्रिस्टा का काम क्या होता है? क्रिस्टा का काम ऐसा होता है कि ये अलग अलग मीन्स पूरा का पूरा रिएक्शन, ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है अंदर के साइड का। अब मेरे एक बात मेरे को बताओ, मतलब आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे तो हम मतलब बता नहीं सकते ना आप लोग, ठीक है? तो मुझको एक बात बताओ आप लोग कि मान लीजिए एक ऐसा स्ट्रेट कपड़ा है और अगर हमने उसको फोल्ड कर दिया तो फोल्डेड कपड़ा जो है ये कैसा रहेगा? इसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा और ये एक छोटी सी जगह में आ जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेट कपड़ा अगर मैं रखना चाहूँ ऐसा तो बहुत ज़्यादा जगह लेगा। लेकिन अगर मैंने कपड़े को छोटा कर दिया, फोल्ड कर दिया और ऐसा एक 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 ऐसा करके रख दिया तो क्या होगा? ये कम सरफेस एरिया लेगा, है ना? मतलब सरफेस एरिया इसका ज़्यादा रहेगा लेकिन ये कम जगह लेगा, तो इसीलिए छोटी सी जगह में ये फिट हो जाता है। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा सरफेस एरिया रहा ना तो इसकी वजह से प्रोसेस जो है ना ये एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, और यही हम लोग को देखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये किस चीज़ का पहले डायग्राम देखा हमने? सबसे पहले ये लिखना ज़रूरी है। आप लोग को डिटेल्ड माइटोकॉन्ड्रिया आएगा लेकिन वो आपको 11th में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसी को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, इसी को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इसका मतलब क्या है? अब ये पावर बनाएगा, मतलब हमारे सेल, हमारे बॉडी में एनर्जी डेवलप करने का ये काम करने वाला है। ठीक है, एनर्जी 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 एनर्जी, विंगार्डियम लेवियोसा चला गया ऊपर ये। ठीक है, अब ये एनर्जी बिल्डअप करेगा। अब एनर्जी कौन से फॉर्मेट में बिल्डअप करता है? ये एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में ये एनर्जी बिल्डअप करता है? एटीपी के फॉर्म में ये हमारे बॉडी में एनर्जी बिल्डअप करता है। अब यही एनर्जी बिल्डअप करने का प्रोसीजर, एक एटीपी मॉलिक्यूल कैसा रहता है ये देखना है हमको। तो एटीपी इसको हम क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राई फॉस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका मीन्स एटीपी जो है ये एब्रिवेटेड फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। इसमें एडिनोसिन नाम का नाइट्रोजन बेस होता है जो हमने डीएनए आरएनए में देखा था। उसके बाद में 3 फॉस्फेट ग्रुप इसको जुड़े रहते हैं। ठीक है, 3 फॉस्फेट ग्रुप इसको जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक नॉर्मल डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये है हमारा एडिनोसिन ग्रुप। ठीक है, और इसको जुड़े हैं क्या?
ऐसे 3 मिकी माउस वाली वाइब आ रही है इससे, फॉस्फेट ग्रुप आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको जुड़े हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप। अब जब ये है हमारा एटीपी, ठीक है। इस एटीपी का क्या होता है, जब हमको एनर्जी चाहिए रहती ना, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। कोई भी एक फॉस्फेट का हम क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा बॉन्ड ये तोड़ दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा ए, और मान लीजिए इस वाले फॉस्फेट का बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला तो एज इट इज है, ये वाला भी एज इट इज है, और यहां पे क्या हो गया, एक फॉस्फेट क्या हुआ, इनके बीच का बॉन्ड जो है ये टूट गया। अब यहां से क्या निकलेगी, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। यहां से रिलीज होगी, ये वेव्स जो है ये एनर्जी वेव्स है, हम लोग कंसिडर करते हैं, ओके। देखो ये है हमारी एनर्जी वेव्स। बोर्ड ब्लैक है इसलिए थोड़ा सा डार्क लग रहा है, इसलिए अपन ने थोड़ा सा उसको शेडिंग देने का नाकाम कोशिश की है। इसको हम कहेंगे ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या कहेंगे इसको, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और ये होगा हमारा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ऐसे एटीपी जो है हमको एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। तो हमने क्या क्या देखा बच्चों, एटीपी क्या है, एटीपी क्या होता है, ये होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये हमारे बॉडी का क्या होता है बेटा, एनर्जी करेंसी। ये क्या होता है, एनर्जी, ये होती है बॉडी की एनर्जी करेंसी। जैसे हम पैसे खर्च करते हैं किसी चीज के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए, वैसे ही हम क्या करते हैं, बॉडी को अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो वो एनर्जी खर्च करती है, ठीक है। और यही हम लोग इस प्रोसेस में देख रहे हैं। और एनर्जी कैसे खर्च करती है, एटीपी जो है इसका ब्रेकडाउन होता है एडीपी और आईपी में, और जैसे ही ये ब्रेकडाउन होता है तो क्या वहां पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और हम लोग को हमारा काम करने में आसानी होती है। हम लोग आप पल के झपका रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपके सामने आके कैमरा के सामने बात कर रहा हूँ, जब मेरे हाथों की मूवमेंट्स हो रही हैं, और ये जितनी भी मूवमेंट्स है, तो क्या होता है, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब हो रहा है एनर्जी की मदद से, ठीक है। और यही एनर्जी सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है, हमारा एटीपी मॉलिक्यूल करता है, ठीक है। तो अब यही हम लोग को देखना है आगे कि कैसे ये प्रोसेस पूरी हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं एटीपी के बारे में हम लोग ने तो देख लिया। अब ये भी देखना है हमको कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स, सॉरी हमारा जो रेस्पिरेशन था उसके लिए, मतलब कैसे एक्चुअली होता है ये, ठीक है। अब रेस्पिरेशन, और उसके पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअली होते क्या है ना। अब देखिए बायोमोलिक्यूल्स, हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारा बादल में बायोमोलिक्यूल्स है ना। अब बायोमोलिक्यूल्स जो है, हमारे बायोमोलिक्यूल्स देखते हैं हम कौन से होते हैं। पहला तो है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा फैट्स, फैट्स को हम बोलेंगे लिपिड्स। तीसरा होना चाहिए, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फिर आएगा प्रोटीन, विटामिन्स, और फिर आएगा मिनरल्स। यहां लिख देते हैं, वहां जगह
देखिए ये है हमारा मिनरल्स, ये हमारा है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारा है फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में होती है ताकि हमारी ज़िंदगी ठीक से चल सके। लेकिन हमारे जितने भी टाइप के सेल्स है, अब जो सेल्स है, सेल्स हमको कैसे मदद करते होंगे? सेल्स हमको मतलब हमारे बॉडी की संरचना करते हैं, ठीक है। अब ये संरचना के लिए रॉ मटेरियल्स तो चाहिए, है ना। रॉ मटेरियल्स जैसे आप लोग घर पे कोई रेडीमेड चीज़ लाते हो, लेकिन उस चीज़ को लाने के लिए, उस चीज़ को बनने के लिए कुछ और सब्सटेंसेस की ज़रूरत ज़रूरत पड़ी रहेगी, कभी ना कभी तो पड़ी होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल्स। वैसे ही हमारा सेल तो है, हम रेडीमेड सेल्स को देखते हैं, लेकिन यही सेल को बनाने के लिए जो ये कंपोनेंट्स है, यही कंपोनेंट्स जो है एक सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हम खाना क्यों खाते हैं? जस्ट बिकॉज हमको, हमारे बॉडी को चाहिए रॉ मटेरियल्स, और यही रॉ मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे? इन मॉलिक्यूल से। तो ठीक है, देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मिनरल्स क्या होते हैं? ये एक्चुअली कुछ नहीं, मतलब सॉल्ट्स होते हैं हमारे बॉडी में, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये होते हैं एनर्जी गिविंग, इससे आती है हमको एनर्जी। फैट से आती है हमको एनर्जी। प्रोटीन्स होते हैं, ये बॉडी बिल्ड करने के लिए होते हैं, बॉडी बिल्ड, यानी हमारे जितने भी मसल्स वगैरह ये प्रोटीन्स के वजह से बनते हैं, और ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, हेल्प इन इम्यूनिटी, इम्यून बूस्टिंग। ये हमारे बॉडी को डिजीजेस से बचाएंगे। विटामिन्स जो है हमारे बॉडी को बहुत ही अलग अलग टाइप के डिजीजेस से बचाएंगे, ओके। और यही होते हैं हमारे बॉडी में जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, यही वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यही हमने देखना है कि कैसे ये काम, मतलब इनका ब्रेकडाउन कैसे बॉडी में होता है। आप लोग ले सकते हो, इसके स्क्रीनशॉट जो है वो आप लोग ले सकते हो। अब देखते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब ग्लूकोज जो है, ये कैसे ब्रेक डाउन होता है। तो देखो हमारा ग्लूकोज, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, ग्लूकोज, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ग्लूकोज जो है इसका ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में, पायरूवेट का ब्रेकडाउन होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मैं सोच रहा हूं एक डिटेल्ड वीडियो निकालना चाहिए। अगर आप लोग को भी ऐसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझको बताइए कि ग्लाइकोलाइसिस और अपना टीसीए साइकिल, क्या हमने इनके डिटेल्ड वीडियोस निकालने चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रहेगा और बहुत ज़्यादा डीप में इसका नॉलेज रहेगा। अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम है, सेम हैपन्स विथ हमारा प्यारा लिपिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। इनका पहले क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस में? सबसे पहले तो लिपिड्स जो है ये छोटे छोटे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, और प्रोटीन्स जो है ये एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, और फिर उसके बाद में वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होंगे। अब ये जा रहा है क्रेब्स साइकिल में, जिसको हम टीसीए साइकिल बोलते हैं, और लास्ट में इससे बनेगा CO2 प्लस H2O। लेकिन इसके भी पहले देखते हैं, ठीक है। टीसीए साइकिल के बाद में जो भी चीज़ें बनती हैं, मान लीजिए CO2
प्लस H2O प्लस यहाँ पे NaDH2 प्लस FADH2 भी बन रहा है यहाँ पे। इन सब का कहाँ पे एंट्रेंस होता है? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यहाँ पे फिर इन्हीं से कन्वर्ट किया जाता है, NaDH2 और FADH2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है ATP में। अल्टीमेट गोल हमको ATPs बनाने हैं, ठीक है। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? वी हैव टू फॉर्म ATPs and ATPs are what? They are nothing but energy currencies of the body. Okay? तो ये हमेशा याद रखें। अब कभी कभी क्या होता है पता है क्या? ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एब्सेंस होने की वजह से क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये अनएरोबिक कंडीशंस में होता है। तो और ये कैसा होता है? जब मान लीजिए जो ग्लूकोज है, इसका ग्लाइकोलाइसिस तो वैसे ही होगा, इसका होगा मान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस, और इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? पायरुवेट में। अब पायरुवेट के फेट देखिए कितने, 3 टाइप के होते हैं, मतलब 2 में तो एनारोबिक ही होगा, और इसमें हम लोग करते हैं कंसीडर एरोबिक। यहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगा ये 2 प्रोसेस में, ठीक है। अब एनारोबिक एनारोबिक अगर मान लीजिए ईस्ट सेल में होता है, अगर मान लेते हैं ईस्ट सेल में होता है, तो यहां पे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मॉलिक्यूल्स यहां पे निकलेंगे, ठीक है। और अगर ये मसल सेल्स में होता है, मसल और हमारा आरबीसी है समझो, मान लीजिए, तो क्या होगा? यहां पे देखो CO2 प्लस C6H5 सॉरी C6 इथे हमने बेंजीन बना दिया, यहां पे बनेगा C2H5OH। यहां पे क्या बनेगा? C2H5OH, मतलब एथेनॉल बनने वाला है यहां पे। प्लस कुछ कुछ कंडीशन में CO2 बनेगा, कुछ कुछ कंडीशन में प्रॉपरली, मतलब इतना हाई लेवल पे नहीं बनेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे 2 ATPs बनेंगे, ये भी कंफर्म। प्लस CO2 लिख देते हैं, क्योंकि देखिए जब इडली का बैटर बनाते हैं, उसका फर्मेंटेशन होता है, तो वहाँ पे भी CO2 के बबल्स उठते हैं। हमारा चीज़ प्रोडक्शन में भी देखिए CO2 के बबल्स अंदर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मसल सेल्स में हो रहा है या आरबीसीज में हो रहा है, तो यहाँ पे बनेगा सिंपल लैक्टिक एसिड और प्लस ATP। और अगर इधर पे हो रहा है एरोबिक कंडीशन में, तो बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पे 38 ATP यहाँ पे जनरेट होने वाले हैं। तो इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वन बिकॉज energy, high level of energy is developing over here. Okay, you have to understand this concept. तो यहां तक आई थिंक सो आपको समझ आ गया रहेगा, और एपिसोड 3 को हम यहां तक ही कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आगे का कॉन्सेप्ट पूरा सेल डिवीजन पे है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे एपिसोड्स के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा पता है क्या? बहुत ही सिंपल है, नीचे जाइए, वहां पे एक छोटा सा बटन है,
रेड कलर का, थोड़ा वीडियो को ऐसे स्क्रॉल अप करिए और वहीं पे एक रेड कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब बटन कहते हैं, तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में बेल नोटिफिकेशन आइकॉन आएगा और उसको प्रेस करने से आपको हमारे रीसेंट वीडियोस बहुत ही जल्दी से प्राप्त हो जाएंगे। और प्लस कमेंट करिए अपने डाउट्स और ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। प्लस आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी प्रॉब्लम का आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए हमको। आपको अगर ये चैप्टर वापस से देखना है तो प्रीवियस वीडियोस आपको प्रीवियस आपको एपिसोड्स देखने बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिए, धड़ल्ले से शेयर करिए, बहुत ज़ोरदार शेयर करिए, है ना, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ेगा, है ना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।